सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, महिलाओं को अधिक सुरक्षा और समानता प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई 4 नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय में निदेशक ऋचा शर्मा और पत्रकार सौरभ शुक्ला। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, नई श्रम संहिताएं और उनका महिलाओं के सशक्तिकरण पर असर। भारत की कार्यशक्ति में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा, समानता और अवसरों से जुड़े कई सवाल अब भी मौजूद हैं। ऐसे में नए श्रम संहिताएं किस तरह से महिलाओं के लिए एक अधिक सुरक्षित, समावेशी और सक्षम कार्य वातावरण तैयार करती है, ये समझना बेहद जरूरी है। इन्हीं मुद्दों पर गहराई से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है ऋचा शर्मा जी, जो इस विषय पर व्यापक अनुभव और समझ रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। ऋचा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि नई श्रम संहिताओं का मूल उद्देश्य क्या देखती हैं आप, और खासतौर पर ये महिलाओं के सशक्तिकरण को किस तरह से आगे बढ़ाता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो नई श्रम संहिताएं आई हैं, ये 29 पुराने कानूनों को एक करके, उनको सरल बना करके, उनको सुरक्षित बना करके, उनमें समानता ला करके, और जो हमारी सरकार का सतत विकास का जो एक दृष्टिकोण है, उसको लेते हुए बनाई गई हैं। और इनमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उन्हें देकर उनकी भागीदारी को बढ़ाने का भी एक विजन है। ये संहिताएं जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं। इसका मतलब वो किसी भी जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करती हैं, और इसमें काफी सारी ऐसी सुविधाएं हैं और बेनिफिट्स हैं जो महिलाओं को और आगे बढ़ने के और अच्छे अवसर को लेने के तरीके पे ध्यान देते हुए बनाई गई हैं, जो महिलाओं को काफी आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। तो इसमें खासतौर पर एक जो शिकायत निवारण समितियां होती हैं, तो उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया गया है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह के व्यवहारिक और खासतौर पर पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे? उद्योगों में जो एक जीआरसी होता है, या ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी या शिकायत निवारण समितियां जो होती हैं, उसमें अब महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जो टोटल वर्कफोर्स है, जो कुल कार्यबल है, उसके रेशियो के बराबर रखना मैंडेटरी कर दिया गया है या कंपलसरी कर दिया गया है। जब इस तरह की समितियों में महिलाओं का जो भागीदारी है, जब वो बढ़ती है, तो उनसे जो डिस्कशंस होते हैं, जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं हमारी महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में, उनके समाधान में, उन विवादों को सुलझाने में काफी संवेदनशीलता आएगी, जिससे कि जो महिला कर्मचारी हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उनको समग्र न्याय मिल पा रहा है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि केवल जीआरसी या शिकायत निवारण समिति में ही नहीं, बल्कि जो मिनिमम वेजेस के लिए एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें भी जो लोग हैं, उसमें 1/6 महिलाओं को कंपलसरी रखा गया है। उसका भी जो मेन पर्पस है वो यही है कि जब सरकार मिनिमम वेज डिसाइड करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें महिलाओं की जो आवाज है वो सुनी जाए और उनके अधिकारों को पूरा तवज्जो दी जा सके। अगला सवाल जो मेरा है वो मातृत्व लाभ से जुड़े प्रावधानों को लेकर के है। तमाम चर्चाओं के बाद इसे काफी सुदृढ़ किया गया है। 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश और जो प्रमाण की प्रक्रिया है उसे भी काफी आसान बनाया गया है। तो किस तरह की चुनौतियां आप लोगों को देखने में आई थी? जो रायशुमारी हुई थी उसमें क्या ऐसी चीजें सामने आई जिनके जरिए ये नए प्रावधान लाने की जरूरत पड़ी? जब इन संहिताओं को लाने के लिए जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस किए गए थे, तो वो सभी से किए गए थे, एम्प्लॉयर से किए गए थे, एम्प्लॉइज से किए गए थे, हर सेक्टर के लोगों से किए गए थे। और जो सबसे बड़ी चुनौती कमिटियों के सामने थी इन संहिताओं को बनाते समय, वो थी एक बैलेंस बनाए रखने की।
ताकि इसमें एम्प्लॉयर्स का भी कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि अंततः रोजगार जनरेट तो वो ही करते हैं और हमारी किसी भी एम्प्लॉय का भी कोई अहित ना हो सके और हर चीज जो है वो जेंडर न्यूट्रल भी बने, लेकिन हम उसमें अपनी महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके बेनिफिट्स को कैसे और ध्यान में रख सकते हैं, इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के बनाना और बैलेंस बनाए रखना इन संहिताओं को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल जाहिर है। और इसी के साथ एक दूसरा सवाल ये आता है मैम कि डिलीवरी के बाद जो महिलाएं ऑफिस ज्वाइन करती हैं, दोबारा से कार्यक्षेत्र में आती हैं अपने, उनके लिए बच्चों के शिशुगृह की तमाम समस्याएं आ जाती है कि वो बच्चों को कहाँ छोड़ के आए, किसके पास रख के आए। तो ये प्रावधान अनिवार्य किया गया है, जो जाहिर है काफी फायदे का रहेगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको क्या लगता है किस हद तक हो पाएगा? क्योंकि पहले भी जिन जगहों पे चीजें रही हैं वहां पर ये उतनी मजबूती से होता नहीं दिखा था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले भी ये था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि यदि पहले केवल महिला कर्मचारियों के नंबर पर एक बार था कि यदि 30 महिला कर्मचारी हैं तो ही आपको क्रेश बनाना अनिवार्य है। अब इन संहिताओं में 50 या अधिक कर्मचारी, मतलब अब ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही होंगी, यदि आपके पास 50 कर्मचारी भी हैं तो भी आपको एक क्रेश बनाना अनिवार्य किया गया है। इससे महिलाओं को डिलीवरी के बाद नौकरी में वापस आने में, अपने काम की निरंतरता या अपने एम्प्लॉयमेंट की निरंतरता को बनाए रखने में बहुत मदद होगी। साथ ही केवल माता ही नहीं, माता पिता दोनों को ही एक फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सकेगा। और इसमें जो अब इसके रूल्स आएंगे उसमें आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है एम्प्लॉयर्स को कि यदि वो एक ही प्रेमाइस में या आसपास में एक या दो एम्प्लॉयर्स हैं तो वो मिल करके भी इस तरह के क्रेश की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि जो बहुत छोटे उद्योग हैं उन पर इस तरह का इतना फाइनेंशियल बर्डन ना आए कि वो इसको पूरा ना कर सकें या वो इसको पूरा करने में हिचकिचाएं। अब आपको मालूम है कि इन संहिताओं में एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी रोल आया है, जो कि न केवल इंस्पेक्शन करेगा बल्कि एम्प्लॉयर्स की हैंड होल्डिंग भी करेगा, उन्हें समझाइश भी देगा कि देखिए यदि आप इस तरह का कुछ अपनी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, देखिए जब एक क्रैश हो जाएगा तो उसका क्या सबसे बड़ा लाभ होगा कि यदि हमारा छोटा बच्चा हमारे आसपास में ही है तो एक जो माँ है या फॉर दैट मैटर पिता भी जो है वो मन की शांति से वहां पर अपने फुल डेडिकेशन से काम कर सकेगा। अदरवाइज जब आप बहुत लंबा किलोमीटर दूर अपने बच्चों को छोड़ करके घर पे और फिर काम करने आते हैं तो आप थोड़ा सा आधे अधूरे मन से काम कर पाते हैं। बिल्कुल। तो इससे डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी एम्प्लॉयज की, जिसका की बेनिफिट जो है वो नियोक्ताओं को या एम्प्लॉयर्स को ही मिलेगा जाकर। एक और सवाल वेतन को लेकर हमेशा उठता रहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था हो। सो क्या लगता है आपको कि क्या चैलेंजेस रहे हैं और जो नई श्रम संहिताएं हैं वो इसे किस तरह से और मजबूत बनाएंगे? पहले भी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था जो कि मैन और विमेन के बेसिस पे वेतन, समान कार्य पे समान वेतन के लिए था। अब जो हमारी संहिताएं हैं ये जेंडर बेस पे कहीं पे भी रिक्रूटमेंट या वेतन या रोजगार की शर्तों में भेदभाव नहीं करने देंगी, ये मैंडेटरी किया गया है। और अब जितने भी हमारे कंप्लायंसेस हैं उनको डिजिटली करना भी मुमकिन है एम्प्लॉयर्स के लिए, और वेब बेस्ड इंस्पेक्शन भी है, रैंडम इंस्पेक्शन भी है, जिसके बेसिस पे इन सेक्शंस का या इन जो जरूरी प्रावधान है इन कोड्स के उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना मशीनरी के लिए आसान हो जाएगा। एक और जो नई चीज हुई है कि केंद्र और राज्य स्तर पर जो सलाहकार बोर्ड है वहां पर महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। क्या लगता है कि इस बदलाव से जो नीति निर्माण है, नीति निर्धारण है, उसको एक नई दिशा मिलेगी और जो वर्क प्लेसेस पर, कार्य की जगहों पर महिलाओं के साथ एक भेदभाव होता रहा है या उन्हें वो तरजीह नहीं दी जाती रही है उसको घटाने में, कम करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, ये जो सलाहकार बोर्ड हैं जो कि दोनों ही लेवल पे बनेंगे, सेंट्रल लेवल पे बनेंगे और हर स्टेट के अपने बनेंगे, उसमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी को मैंडेटरी बनाया गया है। और इसका जो पर्पस है वो यही है
क्योंकि ये जो कमिटीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइज करेंगी। तो इन कमिटीज में यदि 1/3 हमारी महिलाएं होंगी तो वो अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रख पाएंगी और उनकी जो भी एडवाइस है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से उसको हल करना है, जब वो उसमें अपने भागीदार बनेंगी उन डिसीजंस में, तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से प्राथमिकताएं मिलेंगी और उन्हें ज्यादा पारदर्शी तरीके से समझा जा सकेगा और अपनाया जा सकेगा। मैम, अभी भी जो है भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, तो खासतौर पर आप लोगों ने जो इतने बड़े कानून बनाए हैं, लंबे समय की एक रायशुमारी रही है, तो किन क्षेत्रों में ये कमी दिखी है जहां सबसे ज्यादा फायदा होगा नई श्रम संहिताओं का? इन श्रम संहिताओं का जो सबसे बड़ा फायदा जो अभी हमें वो असंगठित क्षेत्र में दिखाई देता है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो पहले जो मिनिमम वेजेस थे वो केवल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए थे, जो कि हार्डली हमारी वर्कफोर्स का 30% हिस्से को ही कवर कर पाता था। लेकिन अब मिनिमम वेज जो है वो यूनिवर्सलाइज कर दी गई है, मतलब अब कोई शेड्यूल नहीं है, जितने भी तरह के ऑक्यूपेशन है सभी के लिए एक मिनिमम वेज डिसाइड की जाएगी और उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा कि भाई कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो उन मिनिमम वेजेस से कम नहीं दे सकता है। तो हमारे हिसाब से जितना हम लोगों ने अभी तक देखा है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और या आप कह सकते हैं कि जो नया अपकमिंग सेक्टर है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, उन सभी को इन नई संहिताओं से काफी बड़ा फायदा मिलेगा। नाइट आवर्स में काम करने का जो तरीका रहा है उसको लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं, तो वो भी अब प्रावधान में कर दिया गया है, तो इससे कितनी बड़ी सहूलियत हो जाएगी खासतौर पर महिलाओं को? बिल्कुल, बहुत बड़ी सहूलियत होगी इससे भी महिलाओं को। पहले महिलाओं को रात में काम करना मना था, कुछ सेक्टर्स थे जहां पर अलाउड नहीं थी महिलाएं, जैसे कि अंडरग्राउंड माइंस या कुछ हजार्डस उद्योग, लेकिन अब हर जगह पे महिलाओं को उनकी कंसेंट से, यदि वो तैयार हैं करने के लिए और यदि जो उनका एम्प्लॉयर है उनको हर तरह की सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है, तो उन्हें रात में भी काम करने के लिए परमिशन मिल गई है। तो जो महिलाएं दिन में केयर गिविंग की वजह से या किसी और अपनी पर्सनल रीजन की वजह से काम नहीं कर पाती हैं, वो अब रात में काम करके इस चीज का, इस प्रावधान का जो है वो बेनिफिट उठा सकेंगी। आपने मैम अभी कहा कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं पर इन सुधारों का अच्छा असर पड़ेगा या सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी लाभान्वित वही लोग होंगे, तो ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अब तक क्या चुनौतियां सामने आती थी उनकी, जिनमें अब एक बदलाव देखने को मिलेगा? जो अब तक सबसे ज्यादा देखने को मिलता था वो न्यूनतम वेज या मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर के, इन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। अब मिनिमम वेज जब यूनिवर्सलाइज हो गई हैं और समय से वेतन मिलना ये भी यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है, जो पहले की एक वेज लिमिट तक था कि बस इस वेज लिमिट तक के ही लोगों को टाइमली पेमेंट पे कोई एक्शन लिया जा सकता था, अब उसे भी हटा दिया गया है। तो इन चीजों से जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं वो भी काफी हद तक अफेक्टेड थी और अब मुझे लगता है कि अब उनको काफी बेनिफिट होगा, जो बहुत सारी चीजें यूनिवर्सलाइज कर दी गई हैं उससे। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी सोशल सिक्योरिटी एक फंड बनेगा, एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनेगा, तो उन तक भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अब पहुंचेगी। तो ये सारी जो हमारी महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं वो भी उन सारी बेनिफिट्स को ले पाएंगी जो अब तक केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही मिल पाता था। तो जैसा कि आपने बताया, नई श्रम संहिताएं सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं है, ये कार्यक्षेत्र कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा, समानता और उनको दिए जाने वाले अवसरों को लेकर एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है। चाहे बात हो मातृत्व लाभ की, शिशुगृह सुविधाओं की या फिर समान वेतन की और प्रतिनिधित्व की, ये सभी कदम मिलकर महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी को नई दिशा दे सकते हैं। उम्मीद यही है कि ये सुधार हर स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हों और भारत की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को और मजबूत करें। तो ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को अधिक सुरक्षा और समानता प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई 4 नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी श्रम और रोजगार मंत्रालय में निदेशक ऋचा शर्मा और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में